नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और इसीलिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार ने अस्पताल स्टाफ पर पिटाई का आरोप लगाया है जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अस्पताल में भर्ती एक आदमी की 2 बेटियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ ने ऑक्सीजन मास्क हटा लिया था और बिल भी ज्यादा वसूल रहे थे, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी हुई। हालांकि पुलिस ने लड़कियों और अस्पताल के स्टाफ की शिकायत दर्ज कर ली है। कैसे मार रहा है? तो ये तस्वीरें आप देखिए, इंदौर के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर मरीज के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं अस्पताल स्टाफ पर और ये मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। दरअसल मरीज के परिवार का आरोप है कि ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया था और ज्यादा पैसे वसूले गए, जिसके बाद गुत्थम गुत्ता होती है, मारपीट होती है दोनों पक्षों के बीच में और उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है दोनों पक्षों की। दरअसल अस्पताल पर गंभीर आरोप है, ऑक्सीजन हटाने का आरोप है और जो तय मानक है उससे ज्यादा पैसे वसूले गए, ये भी मरीज के परिजनों का आरोप है। ये तस्वीरें इंदौर के अस्पताल की हैं। कैसे मार रहा है? हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित पांडे दिल्ली से, विवेक गुप्ता मुंबई से, मनोज शर्मा भोपाल से। मनोज, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूं। जो इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं, क्या सच्चाई है? क्योंकि दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं और दोनों पक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई है। जो सामने एक चीज़ दिख रही है, जो परिवार का आरोप है, क्योंकि हालात ये समझिए सबसे पहले जसप्रीत कि इंदौर वो शहर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, चाहे वो कोरोना की पहली लहर हो और अभी जो कोरोना की दूसरी लहर है, चाहे मौत का आंकड़ा हो, चाहे रोज़ आने वाले नंबर का आंकड़ा हो और चाहे वो एक्टिव केस की तादाद हो। तो इंदौर में जो अफरा तफरी है, ऐसे में एक मरीज़ के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये एक निजी अस्पताल है जिसमें दोनों जो लड़कियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि जो मरीज़ उनका वहाँ पर भर्ती था उसकी एक तो ऑक्सीजन हटाई गई, दूसरा जो बिलिंग थी, जो बिल था वो ज़रूरत से ज़्यादा बिल उनका बनाया गया। लाख रुपए जो उन्होंने वहाँ पर काउंटर पर छोड़े वो भी ले लिए और उसके बाद अस्पताल की तरफ से जो कोऑपरेशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। यही वजह है कि उन लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है और आगे सारे मामले की तफ्तीश हो रही है। सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि आपको अलग अलग तरह की जो जांच है कोरोना की, उसमें आपको कितना पैसा लेना है। तो अब जाहिर सी बात है, तफ्तीश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये पता लगाने में पुलिस को कि कितना पैसा लेना चाहिए था और कितना पैसा। ठीक है मनोज, इस बीच परिवार वाले क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग जब बिल बना रहे थे तो ये लोग मनमाना चार्ज ऐड कर रहे थे, जो हम इस पे हमने आपत्ति ली है और उसके बाद से हमको वहाँ से इन्होंने मारा पीटी करके वहाँ से बाहर निकाल दिया। हमको पेशेंट के पास में जाने नहीं दे रहे थे, धक्का मुक्की में हम अंदर गए। बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कुछ 10,000 आता है, 7,000 आता है जनरल वार्ड का, ऐसा कुछ था। तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हज़ार का। इस बात पर इनका आपस में विवाद हो गया। मतलब जांच करेंगे। वो विवाद में निश्चित रूप से विवाद हुआ है तो किसी की चाबी गिर गई, किसी को, दोनों लोग आरोप लगाते हैं। हम जो भी उचित कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। शिकायत का मैंने कह दिया है कि आप शिकायत करें और हम उस पर कार्रवाई करें। मनोज, जब इतना बड़ा संकट है, ऐसे मुश्किल वक्त में भी अस्पताल मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। सरकार की तरफ से रेट जारी किए गए हैं कि आपको रेमडेसिविर का इंजेक्शन कितने में बिकना है। सरकार ने कहा है कि अगर आप सीटी कराते हैं तो सीटी स्कैन का आपका कितना पैसा लगेगा। तमाम कोरोना से जुड़ी हुई जांचें जसप्रीत सरकार की तरफ से उनके रेट तय किए गए हैं। अस्पतालों से कहा गया है, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर इसका पालन नहीं किया जाता है
जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी अस्पताल हैं, तो उन पे कार्रवाई भी होगी। तो अभी बड़ा सवाल ये है कि इस मारपीट के आगे क्या ये मामला आगे बढ़ता है? अगर वो दो लड़कियां इस हद तक जाती हैं कि वहाँ पर इस तरह का विरोध करती हैं, सारा नज़ारा कैमरे में कैद होता है, तो क्या सरकार इसके बाद अपनी आँख खोलती है और उसके बाद इस बात की तफ्तीश कराती है कि निजी अस्पतालों की तरफ से क्या मनमानी की जा रही है? चलिए ठीक है, लौटेंगे आप सभी के पास। कोरोना की बेतहाशा रफ्तार के बीच एमपी में एक बार फिर रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में एमपी में 13,601 नए मरीज मिले हैं, जबकि इतने ही समय में 92 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 91,548 हो गई है। राज्य में कोरोना का सबसे ज्यादा असर इंदौर जिले पर है, जहां एक दिन में 1,826 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 1,824, जबलपुर में 820, ग्वालियर में 1,220 नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना कहर जारी है। एक दिन में राज्य में कोरोना के 66,191 नए केस सामने आए हैं। इस बीच 832 लोगों की जान भी गई। एक दिन में ये मौत का रिकॉर्ड आंकड़ा है। एक दिन में 61,450 मरीजों को इलाज के बाद घर को भेजा गया है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,542 नए मामले मिले हैं। 64 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में 8,478 मरीज ठीक भी हुए हैं। विवेक, लॉकडाउन जैसी पाबंदी के बावजूद महाराष्ट्र में मामले कम नहीं हो रहे हैं और 24 घंटे में तो रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। तो क्या वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है? अब आगे क्या रणनीति होगी राज्य सरकार की? जसप्रीत, देखिए आपको बताना चाहेंगे, देखिए लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, ये महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा कड़े कर दिए जाएंगे। लोग बाहर से घर से बाहर ना निकलें, उसको लिए कर जाएंगे, और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं बाकायदा उनकी चेकिंग हो रही है। ये देखिए, इस समय हम मुंबई के बांद्रा ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े हैं और बाकायदा जो लोग अनवांटेड लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग चल रही है। उनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं कि आखिर वो घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्या वजह है। और जो लोग सिर्फ मस्ती के लिए बाहर निकल रहे हैं या फिर टाइम पास के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में कल डरावने वाले आंकड़े थे जसप्रीत, 832 लोगों की एक दिन में मौत, 65,000 से ज्यादा मामले। लेकिन मुंबई में राहत भरी खबर ये थी कि पिछले जो 10 दिन से जो आंकड़ा आ रहा था वो थोड़ा कम हुआ। 10 दिन पहले जो मुंबई का आंकड़ा था 11,000 के आसपास था, वो घटकर अब 5,000 हो गया है। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मुंबई में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए बाकायदा देखिए, बाकायदा मुंबई पुलिस ने यहाँ पे टेंट लगाया हुआ है। टेंट के जब जो लोग ऑफ ड्यूटी रहते हैं तो यहाँ पे आके आराम कर सकते हैं। दूसरी अच्छी तस्वीर ये है कि पिछले साल भी जब बॉलीवुड और टीवी सीरियल के सारे जो शोज बंद हो चुके थे, तो वैनिटी वैन है, ये देखिए वैनिटी वैन है, ये पूरी, इसमें 2 कमरे हैं, वॉशरूम है। जो पुलिसकर्मी जो कड़ी धूप में यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए बाकायदा वैनिटी वैन लगाई गई है, ताकि गर्मी से राहत पाने के लिए बाकायदा वो एसी में अंदर जाके थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उन्हें ड्यूटी भी करनी है, और ड्यूटी करने के बाद जो लोग बाहर बेवजह से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी है। ये देखिए किस तरीके से जो फीमेल कांस्टेबल हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं या मुंबई पुलिस के लोग हैं, लगातार यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जो अनवांटेड लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार वो सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं, क्या वजह है, और जो लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और जिन लोगों के पास जवाब नहीं है कि आखिरकार वो क्यों सड़क के बाहर निकले हैं, उनके ऊपर मुंबई पुलिस लगातार कानूनी कार्रवाई कर रही है। ठीक है विवेक। गृह मंत्रालय ने राज्यों को आदेश भी दिया है। इस बीच जो महाराष्ट्र में मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि मामले मुंबई में जरूर कम हुए हैं अगर बाकी दिनों की तुलना की जाए, लेकिन रिकॉर्ड मौतें हुई हैं पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे में। ये चिंता की बात है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल छात्रों से मदद लेगी केंद्र सरकार। कोरोना से जंग में मेडिकल छात्रों से मदद ली जाएगी। सरकार ये मदद लेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। 3 लाख से ऊपर मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब मेडिकल के जो छात्र हैं वो इलाज में जुटेंगे, डॉक्टरों के साथ उनकी तैनाती होगी। तो ये केंद्र सरकार ने मदद लेने का ऐलान किया है। मेडिकल के छात्र अब डॉक्टरों के साथ काम करेंगे। सरकार ने ये मदद लेने की पहल की है, इलाज में जुटेंगे मेडिकल के छात्र। बड़ी खबर यह है कि इस पर विचार चल रहा है। अब मेडिकल के कौन से ये छात्र होंगे, कौन से ईयर के, कितनों की मदद दी जाएगी, लेकिन इस पर विचार चल रहा है कि केंद्र सरकार मेडिकल छात्रों की मदद ले सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेडिकल के छात्र इलाज में जुटेंगे। अगर सरकार ये फैसला ले लेती है तो
डॉक्टर्स जो कि दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मदद होगी अगर मेडिकल के छात्र डॉक्टरों के साथ खड़े होते हैं। तो कोरोना से ये जंग हमें जीतनी है, दवाई और कड़ाई दोनों के साथ, जैसा कि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं। और हमने ये देखा कि लगातार 5वें दिन मामले 3.5 लाख को क्रॉस किए हैं। ऐसे में चिंता की बात है। तो सरकार लगातार बड़े कदम और कड़े कदम उठा रही है और ऐसे में मेडिकल के छात्रों की मदद भी ली जा सकती है। अगर ऐसा होता है, मेडिकल के छात्र अगर मदद उनसे ली जाती है तो फिर वो डॉक्टरों के साथ इलाज में जुटेंगे, जो कि बड़ा योगदान भी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की डबल ड्यूटी भी हो रही है। आनंद नरसिम्हन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, ये अगर सरकार मदद लेती है मेडिकल छात्रों की, तो कौन से ईयर के ये छात्र होंगे, कब तक निर्णय हो जाएगा? ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मिड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने कम से कम 2 साल मेडिकल कोर्स किया हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके के सर्विसेज यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि इनको एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग तो ऑलरेडी है कि पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है। अगर ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स और ट्रेन्ड डॉक्टर्स के साथ अगर इनको लगाया जाए तो कई जगह मदद मिल सकती है, क्योंकि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी कोविड फैल रहा है। कई सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो कि मरीजों की चिकित्सा, उनके इलाज और इस सिचुएशन में उनको भी वो भी कोविड हो चुका है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं मैन पावर की शॉर्टेज है फ्रंटलाइन वर्कर्स में, जो हमारे कोविड हीरोज हैं उनके साथ। और ये स्टूडेंट्स जो हैं इनमें एक लेवल की काबिलियत है कि एक जो क्रिटिकल केयर है, जहां पर जैसे कोविड पेशेंट्स को अटेंड करना, उनके हेल्थ लेवल्स को चेक करना, उनको दवाइयां देना, उनको और हॉस्पिटल में मैन पावर की कमी को अगर उसकी पूर्ति करना, इसमें वो मदद कर सकते हैं। तो सरकार इस पर पूरी तरह से अभी इसको गौर कर रही है और आज शाम तक शायद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये अंदाजा है कि स्टूडेंट्स ने भी अपनी इच्छा जताई है कि वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उनका ये जज्बा है कि इस मुश्किल वक्त में वो मदद करना चाहते हैं, तो वो भी करना चाहेंगे। और शायद इसे फेज वाइज किया जाए कि कुछ क्रिटिकल हॉस्पिटल्स में पहले इसे ट्राई किया जाएगा और अगर ये कारगर सिद्ध होता है, अगर इसमें सफलता मिलती है तो फिर शायद उसको फिर नेशनली किया जाएगा, क्योंकि अगर केसेस बढ़ रहे हैं और कई जगह अगर हेल्थ सर्विसेज और मैन पावर की कमी है तो ये स्टूडेंट्स जो है वो मदद कर सकते हैं जान बचाने में। ठीक है आनंद, तो आज शाम तक इस पर फैसला हो सकता है कि जो मेडिकल के छात्र हैं वो डॉक्टर्स की मदद करेंगे इलाज में। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों को आदेश दिया है कि ऑक्सीजन के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाए। उद्योग में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को दी जाए। साथ ही गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों के पास जो भी स्टॉक है वो सरकार को तुरंत उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ ही अगले आदेश तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए ना हो। केंद्र सरकार की चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंचेगी, जिसमें 70 टन ऑक्सीजन होगी। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है। ट्रेन पर 4 टैंकर में ऑक्सीजन आ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार को खाली टैंकर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि ट्रेन से अस्पतालों तक पहुंचने की सुविधा हो पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों और राज्यों को ऑक्सीजन संकट में मदद करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। हालांकि केंद्र सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के करीब 23,000 नए केस सामने आए, जबकि 350 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 के पार पहुंच चुका है। पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 के पार पहुंच गई है। तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। राज्य में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, लॉकडाउन है दिल्ली में, 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है और फिर भी मामले थम नहीं रहे हैं। क्या कारण इसके पीछे आप देख रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा होना और 25% से ज्यादा जो पॉजिटिविटी रेट है और लगातार 10 दिन के पार हो चुकी है। और लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई केसेस रोकने से रिलेशन अभी नहीं देखा गया है, तो इसीलिए लॉकडाउन को 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है। और जब मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हुई थी तो दिल्ली भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक था और जिसकी पूरी की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई थी। इससे पहले भी
भी 2 मौके ऐसे आए थे जब दिल्ली में हालात खराब हुए थे, तब गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया था कंटेनमेंट जोन की निगरानी करने का और तमाम कदम उठाने का। और एक बार फिर अभी दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं और जहां तक कि कंटेनमेंट जोन की संख्या है वो भी देश भर में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन में से एक है दिल्ली में प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से। चलिए ठीक है अमित। देश में पहली बार कोरोना के नए मामलों ने 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। आज देश भर में 3,52,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि एक दिन में 2,800 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है, जिससे एक नई उम्मीद बनती है। तो कोरोना का जानलेवा कहर जारी है। एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है और इस बीच जो मरीज सामने आए हैं वो 3,52,991 हैं। पहली बार मरीजों का आंकड़ा 3.5 लाख को पार कर चुका है, तो ये चिंता की बात है। हालांकि जिस संख्या में मरीज आ रहे हैं उसके बावजूद बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है और जो अफवाह है उससे दूर रहना है, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पैनिक ना हो। और हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले 7 दिनों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं, जो चिंता की बात है, लेकिन बड़ी तादाद में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को दुनिया का साथ मिल रहा है। अमेरिका ने भारत के लिए 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं, जबकि सिंगापुर से 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुंबई के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा दूसरे उपकरण भी भारत के लिए भेजे गए हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी है। दुनिया के कई दूसरे देश भी कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार मदद कर रहे हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका ने भारत को वैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और पीपीई किट समेत हर स्तर पर मदद का भरोसा दिया है। ये सहमति अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई बातचीत के बाद बनी। इस बातचीत के समय अमेरिका भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए कच्चा माल देने के लिए राजी हो गया है। भारत और अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी और अब अमेरिका भारत को मदद देने पर सहमत हुआ है। इससे पहले ब्रिटेन ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को मेडिकल सहायता भेजी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्प हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी महामारी के संकट काल में भारत के साथ सहयोग की बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी के इस विस्फोटक दौर में अमेरिका भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम सहायता कर रहे हैं। हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें साहसी स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। भारत में लगातार बिगड़ रहे हालात से अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने चिंता जाहिर की और अमेरिका की भारत को मदद देने की सराहना भी की। साथ ही महामारी से लड़ाई में अपनी मदद का भरोसा जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भारत में जो हालात हैं दिल तोड़ देने वाले हैं। मैं अमेरिका की सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। माइक्रोसॉफ्ट अपनी आवाज, संसाधन और तकनीक के इस्तेमाल से राहत पहुंचाने में मदद करने का काम जारी रखेगा और ऑक्सीजन उपकरण खरीदने में मदद करेगा। कोरोना के खिलाफ जंग में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत की मदद का ऐलान किया है। उन्होंने भारत को 135 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। सुंदर पिचाई ने ट्वीट में लिखा, भारत में कोविड-19 के बिगड़ते हालात को देखते हुए गूगल, यूनिसेफ और गिव इंडिया को मेडिकल सप्लाई के लिए 135 करोड़ रुपए का फंड देंगे, ताकि बीमारी के गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके और लोगों की मदद हो। कोरोना के संकट में भारत को यूएई का साथ मिला है। यूएई के विदेश मंत्री ने फोन करके साथ देने की बात कही है। इसकी जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी और उनका आभार जताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की सराहना करता हूं
कि उन्होंने फोन करके भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। हमेशा की तरह उनकी शुभकामनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कद्र करता हूं। देश कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है और इससे उबरने की हर कोशिश कर रहा है। पीएम से लेकर राज्य की सरकारों तक लॉकडाउन और पाबंदियों की मदद से हालात को काबू में करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इन सारी कोशिशों में लापरवाही भारी पड़ रही है। नतीजा, कोरोना के मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर लगातार पहुंच रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। ये तस्वीरें सबूत हैं कि लोग किस तरह लापरवाह बने हुए हैं और नियमों को तोड़ रहे हैं। इंदौर में बिल के मुद्दे पर अस्पताल में जमकर मारपीट हो गई और कोरोना के नियमों को लोग भूल गए, जबकि झारखंड के गिरिडीह में लोग बाजारों में नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए, जबकि यूपी के ललितपुर में शादी समारोह में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क पहने नाचते रहे, जबकि जमशेदपुर में महिला को मास्क नहीं पहनने पर टोका गया तो उल्टे बहस करने लगी। झारखंड के जमशेदपुर में लापरवाही करने पर टोकने के बाद एक महिला ने हंगामा कर दिया। ये महिला बिना पहले पेट्रोल पंप पहुंची, बिना मास्क पहने तो उसे पेट्रोल देने से मना किया गया। नियम का पालन नहीं करने के बावजूद महिला ने अपनी गलती नहीं मानी और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर भड़क गई। महिला की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे ढूंढकर उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया। झारखंड से ही लोगों की लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें लोग बाजारों में नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। फल सब्जी की दुकानों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा और कई लोग मास्क लगाने में भी लापरवाही करते दिखाई दिए। पुलिस सख्ती भी बरत रही है, लेकिन पुलिस की गैर मौजूदगी में लोग फिर नियमों को भूल जाते हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए सब्जी मंडी की, जहां पर लोग नियमों को भूल रहे हैं और समझना यह होगा कि लोगों की भागीदारी जरूरी है कोरोना से जंग में। ये घड़ी ही ऐसी है कि हर तरफ मुसीबतों का अंबार दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि ऐसी ही मुसीबतें पूरे तंत्र को सबक देती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार अपने पिछले अनुभवों से सीखते हुए इस बार बेहद तेजी के साथ लोगों तक हर स्तर पर मदद पहुंचाने में जुटी है, फिर चाहे बात ऑक्सीजन की हो, जीवन रक्षक दवाओं की हो या फिर वैक्सीन की। एकजुटता के मंत्र के साथ महामारी के खिलाफ जंग छेड़ी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। महामारी के खिलाफ महायुद्ध। कोरोना काल में एकजुटता का मंत्र। गांव-गांव तक वैक्सीनेशन का प्लान। महामारी का ये दौर कोई एक मुसीबत लेकर नहीं आया है। इस वक्त एक साथ कई चुनौतियों का सामना पूरा देश कर रहा है। कहीं दवाओं की किल्लत है, कहीं अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत देखी जा रही है। मुसीबत की ये लहर हर तरफ से देश को घेरे हुए है, लेकिन सच तो ये है कि महामारी के खिलाफ केंद्र महायुद्ध का शंखनाद कर चुका है। मैराथन बैठकों के जरिए राज्यों को वक्त वक्त पर सही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों को एकजुटता का मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने राज्यों के साथ की गई बैठक में दावा किया है कि अगर हम एक राष्ट्र की तरह काम करेंगे तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए रेलवे और एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया है, ताकि कम समय में राज्यों की जरूरत को पूरा किया जा सके। पीएम मोदी ने राज्यों से ये भी कहा कि जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। बैठक में पीएम मोदी ने दावा किया कि राज्यों को 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज मुफ्त पहुंचाई जा चुकी हैं। अस्पतालों की सुरक्षा पर पीएम मोदी ने कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लोग पैनिक ना करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए।
देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बेरोक टोक की जा सके, इसके लिए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन उद्योगपतियों से भी बात की है जिन्हें देश में ऑक्सीजन सप्लाई का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। खास बात यह है कि देश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पीएम मोदी के निर्देशों का असर भी दिखने लगा है। इतना ही नहीं, कोरोना की इस बेकाबू स्पीड पर ब्रेक लगाने के लिए पीएम मोदी जन भागीदारी का मंत्र भी लोगों को देते आए हैं। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को ना तो कोई सरकार अकेले लड़ सकती है और ना ही कोई सिस्टम इससे अकेले जीत सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जन भागीदारी का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के एकजुट प्रयास से ही कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है। महामारी की ये दूसरी लहर पहले से न सिर्फ कई गुना तेज बल्कि नई चुनौतियों के साथ ये लहर लोगों पर अपना शिकंजा कस रही है, जिसका सीधा असर न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा इस बार केंद्र सरकार ने लोगों को ये संदेश भी दिया कि बिना लॉकडाउन के कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ा जा सकता है। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन को राज्य सरकारों का आखिरी विकल्प जरूर करार दिया। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखें। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के कोटे को भी बढ़ा दिया है। यानी 30 अप्रैल तक राज्यों को जितनी रेमडेसिविर दी जानी थी, अब उससे ज्यादा इंजेक्शन राज्यों को दिए जाएंगे। मसलन महाराष्ट्र को पहले 30 अप्रैल तक 2,69,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने वाले थे, लेकिन पीएम मोदी के दखल के बाद अब इनकी संख्या बढ़ाकर 4,35,000 कर दी गई है। दिल्ली को 30 अप्रैल तक पहले 61,900 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने वाले थे, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ाकर 72,000 कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए पहले 48,000 का कोटा तय किया गया था, लेकिन अब इस कोटे को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। गुजरात के लिए पहले 1,63,500 रेमडेसिविर दिए जाने थे, लेकिन 30 अप्रैल तक अब गुजरात को 1,65,000 रेमडेसिविर दिए जाएंगे। हरियाणा के लिए पहले 29,500 का कोटा तय किया गया था। राज्य में हालात बिगड़ने के बाद अब हरियाणा का कोटा बढ़ाकर 35,000 कर दिया गया है। इसी तरह यूपी को पहले 1,22,800 रेमडेसिविर मिलने थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश को 30 अप्रैल तक 1,63,000 रेमडेसिविर दिए जाएंगे। दरअसल रेमडेसिविर कोरोना काल में एक रामबाण एंटीवायरल ड्रग मानी जा रही है। ये न सिर्फ कोरोना के प्रभाव को कम करती है, बल्कि मरीजों को जल्द से जल्द ठीक होने में भी मदद करती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। उधर देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रफ्तार देने के लिए भी केंद्र सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पीएम मोदी ने लोगों से गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने की अपील की है।
हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। कोरोना काल के इस मुसीबत भरे वक्त में सबसे ज्यादा चुनौती गरीब तबके के सामने आई है, लेकिन इस बार भी पीएम मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों तक हर मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। सच तो ये है कि केंद्र सरकार की इस गरीब कल्याण योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। साथियों, ये राशन गरीबों का है, देश का है। अन्न का हर दाना उस परिवार तक पहुंचे, तेजी से पहुंचे, समय पर पहुंचे, जिसको इसकी जरूरत है, ये सुनिश्चित करना भी हम सबका काम है। और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें और पंचायत के हमारे साथी बखूबी इसको भी निभाएंगे। कोरोना काल की इस दूसरी लहर का ये समर कब थमेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि सरकार के प्रयास और एकजुटता का मंत्र इस वायरस पर नकेल जरूर कस सकता है।